नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। आज हम पढ़ेंगे संविधान संशोधन जो हमारे 2025 के हुए हैं, जो हमारी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। उनको हम ये पढ़ेंगे कि उनका संशोधन कब हुआ था, उनकी स्थिति जानेंगे कि कौन प्रस्तावक उनका रहा है, कहाँ राज्यसभा में, लोकसभा में, राष्ट्रपति, 3 स्तर जो हमारे होते हैं संशोधन के मामले में महत्वपूर्ण, तो वो अभी संविधान संशोधन कहाँ तक पहुँचा है, क्या उसमें आगे की प्रक्रिया हुई है और क्यों वो किया गया है। कुल मिला के वीडियो हमारे लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, प्री और मेंस दोनों की दृष्टि से। मेंस में पूरा पूरा हो सकता है कोई बिल पूछ लिया जाए और उसकी चीज़ें पूछ ली जाएं, प्री में उस संबंध में कोई भी फैक्ट पूछा जा सकता है। तो हम दोनों प्री और मेंस उसके नज़र से इसको पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप वीडियो पर पूरे बने रहिएगा, निबंध की प्रैक्टिस बराबर करते रहिएगा। जो निबंध डाले जा रहे हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो करंट से संबंधित हो या सब्जेक्टिव निबंध हो। मेंस की आंसर राइटिंग भी बराबर चल रही, वो भी प्रश्न आप देखते रहिएगा। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन 2025 में भारतीय संसद में कई महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत किए गए हैं। पहला है उनमें, जो सबसे पहला हाल ही का है, संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025। नंबर याद रखना है, किस नंबर का है? 130 नंबर का। प्रस्तावक कौन है? गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। प्रस्तावक तिथि क्या रही है? 20 अगस्त 2025। अभी कहाँ है, इसकी स्थिति क्या है? लोकसभा में प्रस्तुत है, संयुक्त समिति के पास विचाराधीन अभी ये विधेयक है। उद्देश्य इसका क्या है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों को गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिनों तक निरुद्ध रहने पर पद से हटाना, ये इसका उद्देश्य है। देखिए, आप मेरा कोई भी वीडियो देखिए, कोई भी लेक्चर आप मेरा देखिएगा तो उसको आप राजनीति से हट के देखिएगा। मेन चीज़ मैं इसका आपको फ़ायदा बताता हूँ, आपको भी राजनीति नहीं करनी है। आपको केवल वो पढ़ना है जो उससे संबंधित हुआ है या होने वाला है, वो आपकी परीक्षा में आएगा। आपकी परीक्षा में वहाँ कांग्रेस और बीजेपी नहीं पूछी जाएगी, करंट की जो सिचुएशन देश की चल रही है वो आपसे पूछी जाएगी। तो वो लिखना है, न कि यहाँ पर आपको कांग्रेस, बीजेपी या ये सब चीज़ें लेके चलनी है। आप स्टूडेंट हैं, कल को आप डीएम बनेंगे, ईश्वर चाहेगा, और फिर आप नीति निर्माता बनेंगे। आप नीतियों को बनाएंगे, सचिव बनेंगे, कहीं कोई आईपीएस बनेगा, कहीं कोई एसडीएम बनेगा। आप उस समय उन स्थितियों में होंगे जब परिस्थितियों को आप बदल सकते हैं। तो ये ऊर्जा तब के लिए हमें बचा के रखनी है, और ईश्वर चाहेगा आप लोग जरूर बनोगे। तो उद्देश्य हम समझ गए इसका। अब इसके मुख्य बिंदु क्या हैं वो भी देख लेते हैं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिनों तक निरुद्ध रहते हैं तो उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। यदि संबंधित व्यक्ति 31वें दिन इस्तीफा नहीं देता है तो उसे स्वतः पद से हटा माना जाएगा। यह प्रावधान दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर के लिए अलग अलग विधेयकों के माध्यम से लागू किए जाएंगे। इन 3 राज्यों के लिए। ये प्रश्न हमसे बन सकता है कि क्या पूरे देश में एक साथ होगा? नहीं, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के लिए अलग अलग रहेगा। विधेयक का उद्देश्य सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। विपक्षी दलों ने इससे राजनीतिक प्रतिशोध का उपकरण मानते हुए विरोध किया है। संविधान के अनुच्छेद 75, 164, 239 ए में संशोधन प्रस्तावित है। इन विधेयकों को हम जब पॉलिटी पढ़ाएंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी इतना समझिएगा कि इन 3 विधेयकों से है, नहीं तो एक ही वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है। संविधान में संशोधन के लिए संसद की मंजूरी आवश्यक है। विधेयक के लागू होने से राजनीतिक स्थिरता पर प्रभाव पड़ सकता है। विधेयक की समीक्षा के लिए संयुक्त समिति गठित की गई है। तो ये कुल मिला के एक हमारा विधेयक रहा है जो कि इन 3 राज्यों को छोड़कर अभी विचाराधीन है। दूसरी चीज़ है कि इन अनुच्छेदों के अनुसार संशोधन किया जाएगा। फिर आता है वित्त विधेयक 2025। प्रस्तावक कौन है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। 1 फरवरी 2025 प्रस्तावित तिथि है इसकी। अभी की स्थिति है, लोकसभा में प्रस्तुत है, राज्यसभा में विचाराधीन है। आयकर और अन्य कर कानूनों में संशोधन के उद्देश्य से लाया गया है। देखिए, आपको ये सारे वीडियो बहुत मेहनत करके मतलब मैं कंटेंट लाता हूँ आपके लिए, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली चीज़ें भी आपको मिलती रहें। इसके मुख्य बिंदु क्या हैं? आयकर की दरों में संशोधन प्रस्तावित है। नए कर स्लैब की व्यवस्था की गई है। कर छूट की सीमा में वृद्धि की गई है।
निवेशकों के लिए कर लाभ में सुधार किया गया है। नौकरी पेशा वर्ग के लिए कर दायित्व में कमी की गई है। कॉरपोरेट कर में संशोधन प्रस्तावित है। नियमों में सरलीकरण की दिशा में कदम उठाए गए हैं। नए करदाताओं के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन किया गया है। विधेयक को संसद की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया गया है। फिर आता है ऑनलाइन गेमिंग विनियमन विधेयक 2025। यह आपका मेंस में उम्मीद है मिलेगा। प्रस्तावक कौन है? सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। तिथि 22 अगस्त 2025 की है। अभी राष्ट्रपति के द्वारा इसको स्वीकृति मिल गई है। ऑनलाइन गेमिंग के क्षेत्र में नियमन और सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। इसके मुख्य बिंदु क्या हैं? ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया निर्धारित की गई है। गेमिंग सामग्री की निगरानी और नियंत्रण के लिए प्राधिकरण की स्थापना की गई है। नाबालिगों के लिए गेमिंग सामग्री पर उपलब्धता पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऑनलाइन गेमिंग संबंधित धोखाधड़ी और अनियमितताओं के लिए दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं। गेमिंग प्लेटफॉर्म को उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। विधेयक के तहत गेमिंग उद्योग के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं की स्थापना की गई है। ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित विवादों के समाधान के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र की व्यवस्था की गई है। गेमिंग प्लेटफॉर्म को नियमित और रूप से ऑडिट और निरीक्षण करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है। विधेयक के तहत गेमिंग उद्योग के लिए प्रोत्साहन और समर्थन योजनाओं की घोषणा की गई है। विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और यह प्रभावी हो गया है। इसमें आप इतना समझो, जैसे अभी तक आपने देखा होगा बहुत से ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म थे, कुछ रजिस्टर थे, कुछ नहीं रजिस्टर थे, तो लोग उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे थे। होता क्या था, उन जो प्लेटफॉर्म थे उनका केवल एक उद्देश्य था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाते रहें, लोगों का चाहे नुकसान हो चाहे फ़ायदा हो। तो सरकार ने क्या किया, इसके लिए भाई कुछ नियम बना दिए कि अब जो रजिस्टर्ड फर्म होंगी वही लोग खेल सकते हैं। आयु वगैरह भी निर्धारित, जैसे कई बार क्या होता है आपने सुना होगा, बच्चे बहुत ज़्यादा नुकसान करते चले जाते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के माध्यम से घर वालों के नुकसान करते चले जाते हैं, तो इसमें वही चीज़ें की गई हैं। माइनिंग खनिज संशोधन विधेयक 2025 किसने किया? खनिज मंत्रालय ने किया है। ये प्री में ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि किसने इसको प्रस्तावित किया था, तो खनिज मंत्रालय ने किया है 31 अगस्त 2025 को। वर्तमान स्थिति क्या है? राष्ट्रपति की स्वीकृति से प्राप्त हो चुकी है। उद्देश्य क्या है? खनिज संसाधनों के दोहन और प्रबंधन में सुधार। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि खनिज का जो काम रहता है, चाहे प्रदेश के अलग अलग राज्यों में अपने अपने हिसाब से होती हैं, तो राज्यों में क्या है, बहुत ज़्यादा पारदर्शिता नहीं रह जाती है। मतलब लाइसेंसिंग प्रक्रिया इतनी जटिल बना दी गई है कि पारदर्शिता नहीं है, कई चरणों से गुजरना पड़ता है, जिससे कि लोग बहुत परेशान होते हैं। इसी में सुधार लाने के लिए यह बिल लाया गया है। खनिज के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए संशोधन किए गए हैं। खनिज संसाधनों के पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन और निगरानी सुनिश्चित की गई है। खनिज खनन से संबंधित विवादों के समाधान के लिए त्वरित न्यायिक तंत्र की स्थापना की गई है। खनिज उद्योग में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कर प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं। खनिज खनन में श्रमिकों के लिए सुरक्षा मानकों को बढ़ाया गया है। खनिज संसाधनों के पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण की दिशा में कदम उठाए गए हैं। खनिज खनन के लिए आवश्यक तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा दिया गया है। खनिज उद्योग में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को रोकने के लिए निगरानी तंत्र की स्थापना की गई है। खनिज खनन से संबंधित कानूनों और नियमों में सरलीकरण किया गया है। विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई है और प्रभावी कर दिया गया है। फिर इनकम टैक्स विधेयक 2025 वित्त मंत्रालय द्वारा लाया गया 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इसका उद्देश्य है आयकर कानूनों में संशोधन और सरलीकरण। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं हमारे लिए? आयकर की दरों में संशोधन प्रस्तावित है। नए कर स्लैब की व्यवस्था की गई है। कर छूट की सीमा में वृद्धि की गई है। निवेशकों के लिए कर लाभ में सुधार किए गए हैं। नौकरी पेशा वर्ग के लिए कर दायित्व में कमी की गई है। कॉरपोरेट कर में संशोधन प्रस्तावित है। नियमों में सरलीकरण की दिशा में कदम उठाए गए हैं। नए करदाताओं के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जो है उसको आसान बनाया गया है।
डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई है और यह प्रभावी हो चुका है। फिर आता है इमिग्रेशन और फॉरेनर्स एक्ट 2025, गृह मंत्रालय की तरफ से लाया गया है। इसका मेन काम था कि विदेशी नागरिक जो हमारे यहाँ आते हैं उनको कंट्रोल करना, पता ही नहीं चलता था कई बार कौन आया कौन चला गया। 11 मार्च 2025 को प्रस्तावित और मंजूर कब हो गया? 2 अप्रैल 2025 को। राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। उद्देश्य है भारत में अप्रवासन और विदेशी नागरिकों की स्थिति को नियंत्रित करना। अब इसमें किया क्या गया है वो समझो। पुराने 4 अप्रवासन कानून को प्रतिस्थापित कर दिया गया है और नकली यात्रा दस्तावेजों का उपयोग करने पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। पहले हमारे पास कानून थे तो उनमें क्या था कि कई बार लोग नकली कुली बना के आ जाते थे। विदेशी नागरिकों के लिए पंजीकरण और वीजा प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अवैध प्रवासियों की पहचान और निष्कासन की प्रक्रिया को तेज किया गया है। कूटनीतिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए विदेशी नागरिकों के मामले का समाधान किया जाएगा। भारत में शरणार्थियों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रावधान किए गए हैं। आप्रवासन अधिकारी की जिम्मेदारियों और अधिकारों को स्पष्ट किया गया है। नागरिकता अधिनियम के साथ समन्वय स्थापित किया गया है। विदेशी नागरिकों और पर्यटकों के लिए वीजा नियमों में लचीलापन लाया गया है। विधेयक को लागू करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक संरचना की स्थापना की जाएगी। फिर आता है भारतीय बंदरगाह विधेयक 2005। समुद्री मंत्रालय यानी समुद्र मंत्रालय ने इसको पेश किया था। 28 मार्च 2025 को पेश किया गया, मंजूर हो गया 18 अगस्त 2025 को और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल चुकी है। भारत के बंदरगाहों के प्रबंधन और विकास को सुव्यवस्थित करना उद्देश्य है इसका। भारत के सभी प्रमुख और गैर प्रमुख बंदरगाहों के लिए एकीकृत प्रबंधन प्रणाली स्थापित की गई है। राज्य समुद्री बोर्डों की स्थापना की गई है ताकि राज्य स्तर पर बंदरगाहों का प्रभावी प्रबंधन किया जा सके। बंदरगाहों में पर्यावरणीय सुरक्षा और आपातकालीन प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किए गए हैं। नौवहन सुरक्षा और सुरक्षा मानकों को सख्त किया गया है। डिजिटल ट्रैकिंग और डेटा प्रबंधन प्रणाली को लागू किया गया है। बंदरगाहों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निवेश को प्रोत्साहित किया गया है। नौवहन श्रमिकों के लिए सुरक्षा और कल्याण मानकों को भी बढ़ाया गया है। बंदरगाहों में व्यापार प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाया गया है। नौवहन शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई है। विधेयक को लागू करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक संरचना की स्थापना की जाएगी। फिर आता है खेल शासन विधेयक 2025। वो देखो, जो वो गेमिंग वाला था वो ऑनलाइन गेमिंग था और ये खेल का है। इसको पेश किया है युवा और खेल मंत्रालय ने। 23 जुलाई को प्रस्तुत किया गया और मंजूर हो गया। 12 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाती है। भारत में खेलों के विकास और खिलाड़ियों की भलाई के लिए एक मजबूत शासन संरचना स्थापित करना उद्देश्य है। खेल संघों और संस्थाओं के लिए पारदर्शी और जवाबदेह शासन संरचना की स्थापित की गई है। खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रावधान किए गए हैं। खेलों में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को रोकने के लिए निगरानी तंत्र की स्थापना की गई है। खिलाड़ियों के चयन और अनुशासन के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। खेलों में लैंगिक समानता और समावेशन को बढ़ावा दिया गया है। खेलों के लिए वित्तीय प्रबंधन और अनुदान वितरण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है। खिलाड़ियों के मानसिक और शारीरिक कल्याण के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। खेलों में नैतिकता और खेल भावना को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा कार्यक्रम चलाए गए हैं। खेलों के तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा दिया गया है। विधेयक को लागू करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक संरचना की स्थापना की जाएगी। फिर आता है एंटी डोपिंग, राष्ट्रीय एंटी डोपिंग संशोधन अधिनियम। ये भी खेल मंत्रालय की तरफ से ही है। 23 जुलाई 2025 को प्रस्तावित था और 12 अगस्त को मंजूरी मिल जाती है। राष्ट्रपति की स्वीकृति अब प्राप्त हो चुकी है। खिलाड़ियों में डोपिंग के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना, डोपिंग मतलब नशा वशा जो लोग करते थे, दंडात्मक प्रावधानों को सख्त करना। डोपिंग के मामले में सजा की अवधि और जुर्माना राशि में वृद्धि की गई है। डोपिंग परीक्षणों की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया गया है। खिलाड़ियों के लिए डोपिंग शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है। डोपिंग के मामलों में जांच और सुनवाई की प्रक्रिया को तेज किया गया है। डोपिंग के मामलों में पुनर्विचार और अपील की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है।
डोपिंग के मामलों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ समन्वय स्थापित किया गया है। डोपिंग के मामलों में खिलाड़ियों के मानसिक और शारीरिक कल्याण को ध्यान में रखा गया है। और डोपिंग के मामलों में मीडिया और सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ावा दिया गया है। डोपिंग के मामलों में वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी को उपयोग को बढ़ाया गया है और विधेयक को लागू करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक संरचना स्थापित की जाएगी। होता क्या था, आपने पहले भी देखा होगा, बहुत सारे खिलाड़ी जो थे वो ड्रग्स लेते थे और ड्रग्स का सिस्टम थोड़ा गड़बड़ होता है, आप समझ रहे हो। तो उसी को रोकने के लिए, जैसे उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने इस बिल को पास किया है। माइंस एंड मिनरल्स यानी विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2025 खनिज मंत्रालय ने प्रस्तावित किया था। 11 अगस्त 2025 को प्रस्तावित किया गया, 19 अगस्त 2025 को मंजूरी मिली, राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। उद्देश्य क्या है? खनिज संसाधनों के दोहन और प्रबंधन में सुधार लाना। खनिज खनन के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। पर्यावरणीय सुरक्षा मानकों को सख्त किया गया है। खनिज खनन में श्रमिकों के लिए सुरक्षा और कल्याण मानकों को बढ़ाया गया है। राजस्व के वितरण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है। स्थानीय समुदायों को अधिकारों की रक्षा के लिए प्रावधान किए गए हैं। तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा दिया गया है। भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को रोकने के लिए निगरानी तंत्र की स्थापना की गई है। खनिज खनन में पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया गया है। सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी को बढ़ावा दिया गया है। मतलब क्या है कि पर्यावरण का बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा था, इस वजह से पर्यावरण को ध्यान में रखकर यह बिल का संशोधन किया गया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको निबंध की सीरीज मिलती रहे, मेंस की और सीरीज मिलती रहे, ऐसे वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।